पूरी दुनिया में और बिलख़ुसूस पाकिस्तान में गुर्दों के अमराज में इंतहाई तेज़ी से इजाफ़ा देखा गया है। लोग हैं वो इनको इस इशू को कितना सीरियस लेते हैं? बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। सीरम क्रेटिनिन जो है वो उसकी जो कॉस्ट अगर एक एवरेज जैसे करवाएंगे 250 300 400 रुपये का होगा। यूरिन डीआर 200 250 रुपये का होगा। मैक्सिमम 600 या 700 रुपये का आपका खर्चा होता है। साल में एक दफ़ा आप अपनी सेहत पे खर्च कर सकते हैं। दूसरे कि मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि गुर्दे का काम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है। तो बिल्कुल। जब गुर्दे कमज़ोर पड़ते हैं तो ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने लगता है। इसलिए नहीं कि अब खाना पीने से ऐसा ही हो जाए। खाने पीने वाली बीमारी है, परहेज़ की बीमारी है। परहेज़ की बीमारी। इन्हीं सब चीज़ों के साथ तो आपने सर्वाइव करना है, ठीक है। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम किसी बहुत ही आइडल कंडीशन में रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंबर एजाज़ और आप देख रहे हैं मोहम्मद सिद्दीक़ मेमोरियल सोसाइटी का खुसूसी पॉडकास्ट जिसमें हम सेहत के हवाले से बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गुर्दों की बीमारी, उनके अलामात और ऐसी एहतियाती तदाबीर जिन पर अमल करके डायलिसिस तक पहुंचने से बचा जा सकता है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर खुर्रम दानियाल, जो कई सालों से गुर्दों के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया एमएस मोहम्मद सिद्दीक़ मेमोरियल सोसाइटी का जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। पहली बात तो ये कि सेहत अल्लाह की बेहतरीन नेमत है और उसका ख्याल रखना फ़र्ज़ है। तो इस हवाले से जो आज आपने मुझे जिस हवाले से मदऊ किया है कि गुर्दों के सेहत, गुर्दों की बीमारी से बचाव के तरीके, चंद लफ्ज़ों में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से पूरी दुनिया में और बिलख़ुसूस पाकिस्तान में गुर्दों के अमराज में इंतहाई तेज़ी से इजाफ़ा देखा गया है। इसके मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, लेकिन हमने जो अपने सेटअप में देखा है इसमें सबसे अहम वजह जो है वो शुगर, ब्लड प्रेशर और लोगों ने जो बेजा पेन किलर्स का इस्तेमाल शुरू किया है, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन ले रहे हैं वो, और पानी का कम पीना जिसकी वजह से गुर्दों में पथरियाँ बनती हैं और फिर अल्टीमेटली गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आम इंसान की ज़बान में आप हमें थोड़ा सा समझाइए कि गुर्दे आखिर काम क्या करते हैं? देखिए, गुर्दे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सबसे पहले गुर्दों का काम क्या है कि गुर्दे जिस्म में फाजिल नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है, बॉडी के अंदर सॉल्ट, वाटर उसके जो उसको रेगुलेट करते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मेन ऑर्गन किडनी है। ओके सर। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे एरिथ्रोपोइटिन है। ये सारे किडनी से रिलीज़ होता है और ये बॉडी के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन कराते हैं। तो वो लोग जिनमें खून की कमी होती है उनमें अगर खुदा न खास्ता गुर्दे का मसला आ रहा है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह इन हार्मोन्स की डिफिशिएंसी होती है। इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, इन सब के मेटाबॉलिज्म को ये किडनी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। तो किडनी का काम खाली सिर्फ पेशाब बनाना नहीं है, बल्कि इसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसके को रिमूव करना है। पानी में, जिस्म में पानी की मकदार को मेंटेन करना है, ठीक है। जिस्म की जो पीएच है, जो तेज़ाबियत की क्वांटिटी है, उसको मेंटेन करना है। तो किडनी सिर्फ एक आध काम नहीं करती, किडनी बहुत एक फास्ट काम करती है। अच्छा सर, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में किडनी से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं हमारे, ये किडनी की बीमारियाँ कितनी कॉमन हो गई हैं और जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे लोग हैं, वो इनको इस इशू को कितना सीरियस लेते हैं? बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, ठीक है। पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में गुर्दों के जो अमराज हैं उनके उनका जो एवरेज है वो 17 to 23% है। मतलब हर 100 में से 17 से 23 अफराद ऐसे हो सकते हैं जिनको गुर्दे का कोई भी मर्ज़ हो सकता है। पाकिस्तान में ये परसेंटेज 25 to 30, 25 से 30% है। लेकिन ये डाटा अर्बन एरिया का है, रूरल एरिया का कोई हमें अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे तो जो चीज़ होती है अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। पेशेंट मर गया, अल्लाह की मर्ज़ी, टेस्ट कराया, टेस्ट नहीं कराया, कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है इंटीरियर में इतनी, चाहे इंटीरियर सिंध हो, चाहे इंटीरियर पंजाब हो, चाहे इंटीरियर बलूचिस्तान हो, केपी के हो, कहीं भी इतनी हेल्थ की फैसिलिटीज़ मौजूद ही नहीं है कि जो किसी चीज़ को, गुर्दे के अमराज को सही प्रॉपरली डायग्नोस कर सकें, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। तो इतना इंटीरियर का डाटा हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये रूरल
अर्बन Urban एरिया का है, areas का। शहरी इलाकों का है। ठीक है। ठीक है। और रहा ये कि कितने लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेते। अगर आप किसी मरीज़ को पहले बात ये कि आप पता चल जाए कि जी गुर्दे का मसला है, वो उस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता कि मुझे गुर्दे का भी मसला है। हमारे यहाँ जो गुर्दे के फंक्शन को असेस करने के दो तरीके हैं। पेशाब आ रहा है, हाँ जी पेशाब आ रहा है, गुर्दे में दर्द नहीं होता। तो जब हमें पेशाब भी अच्छा आता है और हमारे गुर्दे में दर्द नहीं होता, इसका मतलब है हमारे गुर्दे का कोई मसला नहीं है। सही। ये आम कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है। तो जब एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप उनको किसी को कह दिया जाए कि भाई आपके गुर्दे कमज़ोर हो रहे हैं शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, उनके काम की सलाहियत मुतासर हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे बड़ा मसला है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते नहीं आप सही नहीं कह रही, आपकी रिपोर्टें गलत है, मैं कहीं और जाऊँगा। वो डॉक्टर के बाद से बाहर निकलता है, बाहर एक बड़ा हकीम का, किसी हुक्म का, होम्योपैथिक का कोई बोर्ड लगा होता है, वो सीधा उसके पास चला जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि उसकी नब्ज़ पकड़ के देखी जाती है और कहा जाता है कुछ भी नहीं है मसला। सर इस तरह के तो केसेस बहुत हमारे पास ऐसे होते हैं ना कि डायलिसिस वाले पेशेंट का इलाज और डायबिटीज़ का इलाज, इस तरह के तो हमारे पास बहुत से हकीम मौजूद हैं जो इसका दावा करते हैं कि वो डायलिसिस से निजात दिला देंगे और इस तरह की चीज़ें जो कहते हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, शिफा देना अल्लाह का काम है। बिल्कुल। अल्लाह बिल्कुल पानी में भी शिफा दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हकीम, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ये भी अल्टरनेट मेडिसिन तो है ना, इलाज तो है। जी। लेकिन मसला सारा ये है कि उसको कोई प्रूफ भी तो किया जाए। अगर ठीक है साइंटिफिकली अगर किसी होम्योपैथिक, एलोपैथिक या XYZ किसी में भी कोई तरीका इलाज उठा रहे तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बेइंतहा लोगों को उससे फ़ायदा मिल सकता है। लेट्स सपोज अगर किसी को किसी दवा से फ़ायदा हो रहा है और वो वाकई उसने रिसर्च की है, उन्होंने मज़ीद लोगों को उस पर अप्लाई करा, फिर तो बात समझ में आती है। एक आदमी को फ़ायदा हो गया, 50 को ख़राब हो गया, तो फ़ायदा तो नहीं हुआ ना वो। ठीक है। तो इसमें यही होता है कि अगर किसी चीज़ से, किसी भी रेमेडीज़ से सिर्फ एक आदमी को फ़ायदा हुआ हो और बाकी लोगों को फ़ायदा ना हो या नुकसान, तो उसको रिकमेंड तो नहीं किया सकता। रेकमेंड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। सर MSMS जैसा कि आपको पता है मोहम्मद सिद्दीक मेमोरियल सोसाइटी डायलिसिस के अलावा अब रेनल हेल्थ और प्रिवेंशन पर भी काम कर रही है। तो इस हवाले से हम पेशेंट्स के बेसिक टेस्ट करवाते हैं और उनमें जो है फिर उनको आगे गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो सर आप हमें बताइए कि हमारे पास जो हाई रिस्क वाले पेशेंट्स होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन वाले या डायबिटीज़ वाले पेशेंट, सर इनके लिए आप क्या एहतियाती तदबीर बताएंगे या कौन से ऐसे टेस्ट हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रेकमेंड करेंगे? जी, पहली बात तो ये देखें, किडनी के अमराज को डायग्नोस करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप साल में एक दफ़ा आपने एक पेशाब का टेस्ट करवा लेते हो और खून का टेस्ट, जिसको सीरम क्रेटिनिन कहते हैं, वो आप करवा लेते हैं, तो आपको अपने गुर्दे की सेहत के मुतालिक अच्छी खासी आगाही हो जाएगी कि आपका गुर्दा किस हद तक काम कर रहा है। सीरम क्रेटिनिन जो है वो उसकी जो कॉस्ट अगर एक एवरेज जैसे करवाएंगे 250, 300, 400 रुपये का होगा। यूरिन DR 200 से 250 रुपये का होगा। मैक्सिमम 600 या 700 रुपये का आपका ख़र्चा होता है। साल में एक दफ़ा आप अपनी सेहत पर ख़र्च कर सकते हैं। तो ये 700-800 रुपये खर्च करना कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, नहीं है। अब आप वही बात है, देखा जाए लोग वीकेंड पे अक्सर आपने देखोगे फूड सीट्स में जाते हैं, लाइन लगी हुई है, 2-2 घंटे की वेटिंग बैठी है। बिल्कुल होती है ना, बिल्कुल होती है। और उसके अंदर क्या होता है, जो एक एवरेज बिल आता है वो 8 से 10 हज़ार का तो आता ही आता है। मैं बहुत ही गरीबाना वाला बात कर रहा हूँ कि 8 से 10 हज़ार तो आते ही आती है। तो जब वो 8 से 10 हज़ार एक घंटे में आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो अपने खून का टेस्ट, एक पेशाब का टेस्ट 700 रुपये में कराने में आपको क्या बात है। एक दफ़ा टेस्ट करवा लें, 1 साल तक के लिए आप सेफ़ रहेंगे, यार मेरे गुर्दे माशाल्लाह सेहतमंद है, अगली दफ़ा फिर करवा लें। अच्छा, एक उसमें छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद लोगों को ये बात इतना आराम से समझ में ना आए। नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 1.2। कितने के लिए? 1.2 70 kg के आदमी के लिए। एक एवरेज वेट जो 70 kg है उसके लिए जो उसका नॉर्मल वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 1.2 होती है। 1.1 1.3 के बीच में, तो हम एवरेज 1.2 लेते हैं। अगर वो क्रेटिनिन 1.2 से बढ़कर 1.4 हो गया है, जस्ट 0.2 बढ़ा है, तो इसका मतलब ये कि उन साहब का या जो खातून है, जो भी है, जो पेशेंट्स हैं, जो भी हैं, उनका 70% गुर्दा बैठ चुका है। जस्ट 30% किडनी उनके काम करें, 30 to 40% किडनी काम करें, बाकी किडनी कमज़ोर पड़ गई है। तो ये जस्ट 0.2 बढ़ना ज़रा सा बढ़ना नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता। फिजिशियन के पास जाते हैं या जो भी उनके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, तो उनकी नज़र के अंदर ये 0.2 थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा नहीं बढ़ा, ये बहुत कुछ है। यहीं से चीज़ पकड़ी जाती है और यहीं से आप उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मज़ीद ना बढ़े, क्योंकि एक दफ़ा वो बढ़ना शुरू हो गया तो फिर आपको रोकना बहुत मुश्किल होता है। रहा ये कि प्रिवेंशन क्या है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेजॉरिटी जो हमारे पेशेंट्स हैं वो क्या होते हैं, डायबिटिक होते हैं। अब मसला क्या होता है, डायबिटीज़ में क्या करना है, बस शुगर कंट्रोल करना और क्या करना है,
शुगर कंट्रोल करना है ना, शुगर कंट्रोल नहीं होती, क्यों नहीं होती? इंसुलिन लिख के दें, नहीं इंसुलिन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? आदत हो जाएगी, आदि हो जाएंगे, कोई दवा असर नहीं करी, कॉन्सेप्ट है, नहीं कर सकते कुछ, ठीक है, दवा नहीं खाएंगे, चलो भाई ठीक है। दूसरा क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर चेक करवाते हो? हाँ भाई कराते हैं। कितना होता है? 200 120। तो दवा खाते हो? नहीं, जब सर में दर्द होता है तब खाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जब सर में दर्द होगा तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अदरवाइज ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा। तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है भाई। ब्लड प्रेशर एक दफ़ा, दुनिया का ये तरीका कार है कि अगर आपको ज़िंदगी में किसी 3 मौक़ों पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप ब्लड प्रेशर में के मरीज़ हैं या मरीज़ बन सकते हैं। तो इस सूरत में जब आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आपका मतलब रेगुलर जो भी आपके ब्लड प्रेशर की दवा वो खाने में क्या मसला है? आप उस वक्त तक का इंतज़ार क्यों करते हैं जब तक कि आपके सर में दर्द ना हो, गर्दन अकड़ना ना शुरू कर दे, सीने में दर्द शुरू ना हो जाए, तो उस बात का इंतज़ार क्यों करते हैं आप? ठीक है, तो ये चीज़ें क्या। इसी तरह पेन किलर्स, दवाओं का इस्तेमाल बेइंतहाम खाते हैं, चनों की तरह खाते हैं। अब आप जाएँ किसी भी शॉपिंग सेंटर में चले जाएँ, फार्मेसी खुली हुई है, वो शॉपिंग सेंटर में फार्मेसी का क्या ताल्लुक है भाई? आप सोच रहे हैं ना, आप दवाएँ भर भर के लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अजीब सी बात है भाई, शॉपिंग सेंटर में फार्मेसी भी खुली है, चलो वहाँ से वो दम लेते हैं, बेनते वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, पेन किलर्स भी खा रहे हैं, हर तरह की मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये पेन किलर्स का इस्तेमाल जो है, देखिए कभी कभार तो ज़ाहिर बात है, मेरी भी कभी सर में दर्द होगा, मेरी भी टांगों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, तो कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसको रेगुलर महीनों तक खाने में, इस मामले में ख़वातीन बेचारी ज़्यादा मार खाती हैं। वो बहुत ही शौकीन होती हैं पेन किलर्स खाने की। जहाँ दर्द हुआ 2 पेन किलर्स खा ली, जहाँ दर्द हुआ पोस्टन खा ली, कुछ और खा लिया। तो जितनी स्ट्रॉन्ग पेन किलर होगी उतनी ही उसका शायद इम्पैक्ट किडनी पे ज़्यादा पड़े, ठीक है। तो ये आप अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ना खाएं, जब ज़रूरत है खा लें, ज़रूरत नहीं है मत खाएं। उसको हैबिचुअल ना हो जाए उसके लिए कि बस खाना ही खाना है, ठीक है। इसी तरह हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते, मुनासिब नहीं समझते। चाय पिला दें, 10 कॉफ़ी चाय पिला दें, कॉफ़ी पिला दें, सब पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पिला दें, पूरी कोल्ड ड्रिंक 2-2 लीटर की पी जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सुनेंगे पानी पिएंगे, नहीं यार अभी मूड नहीं हो रहा, बाद में पिएंगे, ठीक है। वो पानी नहीं पीते, तो पानी पी लो भाई, क्या मसला है, ठीक है। चौथी बात, किसी को कहा जाए पानी पिएँ तो इतना बड़ा जहान है, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं पानी पी लें। हम रहते हैं न्यू कराची में, जाना होता है हमें टावर जॉब के लिए, पानी पिएंगे तो रास्ते में जो है वॉशरूम तो कोई है नहीं, कहाँ से पानी पिएंगे? पानी पी के चलेंगे तो रास्ते में अगर कुछ हुआ तो कहाँ जाएंगे हम? बात ठीक है, पहले मस्जिदें होती थी, मस्जिदों में वॉशरूम होते हैं, अब मस्जिदें सिर्फ नमाज के बाद खुलती हैं, वैसे बंद रहती हैं, तो बेचारे कहाँ जाएँ? पब्लिक टॉयलेट है ही नहीं। तो सर ये तो एक बहुत बड़ा हमारा जो है अलमी है, हम इसको डिस्कस तो फिर कभी बिल्कुल हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। मसला सारा वही बात है कि चीज़ों को जिसको जो एडवाइस किया जाता है उसके पास इतने उसके जवाबात होते हैं, इतने उसके उस पर आदमी एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं कि आदमी खुद हैरान रहता है, यार अब क्या बोलूँ, ठीक है। इनको कहा जाता है भाई आप डाइट को एक बैलेंस डाइट लें। हम गोश्त पे आते हैं तो बकरीद का गोश्त पूरे 3 महीने तक जब तक ना ख़त्म हो जाए वो खाते ही रहते हैं, तो बैलेंस डाइट तो है ही नहीं ना। तो इसमें क्या करते हैं, तेज़ नमक, तेज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली आपके ब्लड प्रेशर को, आपकी शुगर को मुतासर करती हैं। जब शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट पड़ता है आपके किडनीज़ पर। सर आपने अभी हमें बताया कि जो ये 1.2 से लेके 1.4 पर जाने का जो एक प्रोसेस है, जिसको डायग्नोस्टिक के ज़रिए जो है हम इतनी जल्दी नहीं उसको देख पाते हैं, तो सर क्या ये प्रोसेस चंद दिनों में हम पेशेंट जो है वो ये फासला तय कर लेता है? नहीं, ये तो सालों में होता है। सबसे बड़ा काम यही होता है 1.2 से 1.4 जाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद तो इतना टाइम नहीं होता। असल तो यही बात है कि अगर आपने, ठीक है, एक डायबिटिक पेशेंट साल में एक दफ़ा टेस्ट करवा ले, इट्स ओके, सही है। अगर थोड़ा बहुत भी उसको शुबा पड़ा है वो बीच में भी टेस्ट करवा सकता है। लेकिन अब इसमें एक दूसरी बात ये होती है कि एक तो एक क्रेटिनिन है, क्रेटिनिन से पहले पेशाब में अमूमन डायबिटिक पेशेंट को पेशाब में चर्बी या प्रोटीन्स आते हैं। अब उसका पहली अलामत क्या होती है? पेशाब में झाग आते हैं। अब लोगों को पता होता है पेशाब में झाग आ रहे हैं, बोलते नहीं है, बताते नहीं है, बात छुपाते हैं। अब कई दफ़ा पेशेंट मेरे पास है, आप उनसे पूछा भाई पेशाब में झाग आते हैं? कहते हैं जी आते हैं। कब से आ रहे हैं? 1 साल से, 2 साल से, इस तरह आते हैं। तो मैंने कहा यार आपने ये बात क्यों नहीं बताई किसी को? तो कहने हम तो समझे सिंपल सी बात है। मैंने कहा यार पेशाब में झाग आपको आ रहे हैं, अब आप ही बताएंगे, पड़ोसी तो आगे नहीं बताएगा ना कि आपके पेशाब में झाग आ रहे हैं। अब इस बात को बस वो टाल लेनी, जी गलती हो गई, हम समझे कि नॉर्मल झाग है, कुछ नहीं है। आपकी उम्र 50 साल है, 49 साल तक आपको पेशाब में झाग नहीं आया, पेशाब की रंगत कुछ और थी। अब 50वें साल में आप देख रहे हैं यार पेशाब में झाग आ रहे हैं, पेशाब की रंगत चेंज हो रहा है, तो ये तो आप ही बता सकते हैं ना, ये दूसरा थोड़ी बताएगा आपको। तो ये लोग समझते नहीं है बात, इस बात को,
या अगर आपकी पेशाब की रंगत में, पेशाब के जो कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस आ रही हैं तो मेन तो आप ही बताएंगे ना। बिल्कुल। तो अगर आप पहले जाके बता लेंगे तो कोई भी डॉक्टर कम से कम ये तो कहेगा कि पेशाब का टेस्ट करवा लो। तो वहीं से चीज़ें जो हैं ग्रिप में आना शुरू हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि आपके गुर्दे की कमज़ोरी शुरू हो गई है। तो अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाएगा, मामला बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। सर इसके अलावा आप हमें अभी ये बताइए कि वो पेशेंट्स जो हाई रिस्क में हैं उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, या उनके लिए आप क्या चीज़ें सजेस्ट करेंगे, उनके स्क्रीनिंग टाइम कि कितने टाइम पर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए, और उनकी डाइट से रिलेटेड आप कुछ गाइडलाइन दे सकें? पहले बात, हाई रिस्क पेशेंट कौन से होते हैं? हाई रिस्क पेशेंट हुए हैं जिनको शुगर को 10 साल सही है हो गए, 10 है। या 10 से ज़्यादा साल हो गए, ब्लड प्रेशर 10 साल हो गए, जिनके ख़ानदान में गुर्दे का कोई मसला है, गुर्दे के अमराज मौजूद है। मसलन कुछ लोग होते हैं उनके ख़ानदानी होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, उनमें सिस्ट बनती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो फैमिली में होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्ट जो है ना नॉर्मल जो टिश्यू होता है उसको रिप्लेस कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। तो अगर किसी के फैमिली में मसलन कि उनके फादर को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, तो यकीनन उसके जो औलाद हैं उसको वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। किसी के चचा को है, फुप्पा को है, जो भी एक्सपायर्ड जो भी है, मामू को है, तो रिस्क पे तो होता है। तो ये वो कौन सा हो गई, वो जो कि हाई रिस्क है, लेकिन सिर्फ ये वो जो कि किडनी से रिलेटेड है। अब एक डायबिटिक पेशेंट है, माँ भी डायबिटिक है, बाप भी डायबिटिक है, ठीक है, तो बच्चे में डायबिटीज़ के साथ साथ किडनी की डिजीज़ बढ़ सकती है। लेकिन अगर माँ बाप को दोनों को शुगर के साथ साथ गुर्दों का मसला भी था या है, तो बच्चों में उसकी परसेंटेज कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, बात समझिए कि माँ को भी शुगर है, बाप को भी शुगर है, और दोनों को किसी भी सूरत में गुर्दे का मसला है, चाहे प्रोटीन्स आती हों, चाहे रीनल फेलियर हो या जो भी हो, तो उन दोनों सूरतों में जो औलाद होगी उनको भी शुगर और किडनी डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक तो वो होगा। दूसरा वही जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, बहुत सारे हजरात होते हैं जिनके रोमेटॉइड या जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, इस तरह चीज़ें जिनको मजबूरन पेन किलर्स खाने ही पड़ती हैं। सही, ठीक है, ये तो ज़ाहिर बात है, अब सीवियर पेन है तो कोई ना कोई पेन रिलीफ तो हम करेंगे ना किसी न किसी सूरत में तो देंगे, तो पेन किलर्स खाना पड़ती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है, ठीक है, ये होते हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कि वो लोग जो कि हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको आगे चल के गुर्दों पे असरात आ सकते हैं। सही। तो इस सिलसिले में उनको क्या चाहिए, उनको तो सब ये कि जैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाए, आप पहले बात ये कि अपने खुद ही फिज़िकली पेशाब की रंगत और पेशाब की कंपोजिशन को जहाँ तक एसेस कर सकते हैं कर लें कि यार पहले जिस तरह पेशाब आता है वैसे ही आ रहा है, कोई झाग तो नहीं आ रहा, कोई खून तो नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। या आप जब भी देखें, जब भी मुनासिब समझे देख सकें आप देख लें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पहले तो इनिशियली आप टेस्ट करें बेस लाइन, वो जो 2 टेस्ट मैंने आपसे कहा है किसी हद तक, या मैक्सिमम क्या होता है तीसरा अल्ट्रासाउंड हो जाता है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा गुर्दे की फंक्शनल कितना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट और आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल में है, इट्स ओके, आपको गुर्दे का मर्ज नहीं होगा, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर लेकिन बहुत अच्छा कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है या जिनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, वो आगे जाके रीनल फेलियर में उसमें जाता है। हर एक थोड़ी होता है। 25 करोड़ की आबादी में पाकिस्तान की ज़रूरत तो नहीं है कि सबको गुर्दे का मसला हो। 25 करोड़ में अगर 8 करोड़ को अब शुगर है तो 8 करोड़ को थोड़ी होगी, बिल्कुल। उनमें से मुश्किल जो है वो 30% को 25% को होगी, तो बाकी तो सही रहेंगे। 25% वो होंगे जिनकी शुगर अनकंट्रोल है, या जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, या जिनकी कोई और मसले इन्फेक्शन जेनेटिक वगैरह, या फिर तो वो दूसरे मसले होंगे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वो पेशेंट्स जिनका क्रेटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो गया है, जो अब हाई रिस्क में पेशेंट्स आ गए हैं, उनमें क्या ऐसी चीज़ें हैं कि उनकी किडनी को जितनी वो ख़राबी हो चुकी है उसको वहीं पर रोका जा सके, या इसकी क्या क्योर हो सकती है, या इनको डायलिसिस पर जाने से किस तरह से बचाया जा सकता है? देखें, एक दफ़ा किडनी इन्वॉल्व हो जाए तो उसको रिवर्ट बैक करना बहुत मुश्किल है। हमारी कोशिश ये होती है कि उसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जाए, ठीक है। कि वो जो चीज़ अल्लाह ना करे कोई मरीज़ का इस वक्त क्रेटिन 5 है, 3 है या 4 है, 5 है, जो भी है, उसको डायलिसिस पे जाने में जितना हम टाइम गेन कर सकें, ठीक है, वो करें, यानी कि उसके डिजीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जाए, ठीक है। अब ये कह दें कि अगर किसी का क्रेटिन 4 है तो उसको उठा के 1 पे लिया जाए तो इट्स
Not Quite possible. difficult. Okay. बहुत मुश्किल है। Okay. अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। अल्लाह की ज़ात तो पानी में शिफा दे देती है, तो बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है। अब उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं कि जब आपने सब कुछ असेस कर लिया कि उसको पेशाब में प्रोटीन्स कितने आ रही हैं, उसको क्रेटिनिन कितना, उसका हीमोग्लोबिन कितना, ये हो गया। अब आप उसको पहले बात क्या करते हैं कि आप शुगर कंट्रोल करें। देखिए, शुगर कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जब क्रेटिनिन बढ़ जाता है तो शुगर खुद ब खुद कम होने लगती है। आप उसको शुगर कम, हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। सही। तो उसकी डोज को एडजस्ट करना होती है। ठीक ठीक है। उमूमन वो दवाएं जो गुर्दे के ज़रिए खारिज होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं, और वो दवाएं जिनका असर जो खून में जिगर रहता के है। ज़रिए जो सही। है होती है, वो उसको हम स्विच करते हैं या स्विच इंसुलिन पे करते हम हैं। ले आते हैं। ठीक है। ठीक है। उसकी डोज एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा एक कि मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि गुर्दे का कम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना कंट्रोल होता करना होता है। है, तो बिल्कुल। जब गुर्दे कमज़ोर पड़ते हैं तो ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने लगता है। ठीक है। ठीक है। तो जितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतने ही गुर्दे पे एक नई चोट लगेगी, उतना ही गुर्दे के काम पे मज़ीद असर पड़ेगा। तो आपने क्या करना होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा उसको कंट्रोल करना होता है, चाहे वो सही। एक मेडिसिन पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, लेकिन उसको हर हाल में टारगेट ब्लड प्रेशर 130-80 पे आप टारगेट करेंगे तो जाके वो रुकेगा। ठीक है। ब्लड प्रेशर उसको बहुत ही रेगुलरली आपने उसको मॉनिटर करना, और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इंतहाई रेगुलरली उसने लेना है। अब क्या होता है कि हर कुछ अरसे के बाद आपने उसको टेस्ट, हर महीने आपने उसको स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग करने, टेस्ट करने, स्क्रीन तो हो चुका है। आप उसको एक मज़ीद उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि किडनी पेशेंट में नमकियात ऊपर नीचे होते हैं, पोटाशियम बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये पोटाशियम बहुत ही ख़तरनाक टॉक्सिक चीज़ होती है। इससे किसी भी वक्त खुदा न खास्ता अगर वो लेवल्स ऊंचा बहुत ज़्यादा चला जाए तो हार्ट ब्लॉक जो होता है वो ब्लॉक में चला जाता है। तो आपने उनको वो मॉनिटर करना है। पहले मैंने आपसे कहा था कि गुर्दे का कम खून बनाना होता है, हार्मोन रिलीज़ करते हैं। जब गुर्दा कमज़ोर होता है, खून कम होना शुरू हो जाता है। तो जितना खून कम होगा उतनी उसके दिल पर असर ज़्यादा पड़ता है। तो वो कमज़ोरी, वीकनेस, खाया नहीं जा रहा, उल्टी, मतली, ये सारी अलामतें हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या आपको उसके लिए एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन जो मेडिसिन आ गई हैं वो रेगुलर बेसिस पे देना पड़ती हैं। सही। ठीक है। इस तरह मैंने आपसे कहा था कैल्शियम, फास्फोरस और पीटीएच के जो टेस्ट होता हार्मोन जो है उस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है किडनी। ठीक तो है, जब वो डिस्टर्ब होंगे तो कैल्शियम कम होना शुरू होगा, फास्फोरस बढ़ना शुरू होगा। इसका असर आपके बोन्स पे पड़ने लगता है। कुछ अर्से के बाद बोन पेन शुरू हो जाते हैं, इवन के पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, बैठे बैठे हड्डियाँ टूटने लगती हैं। तो आपने उसी वक्त उन्हीं सब चीज़ों को, पैरामीटर्स को सामने रखते हुए उसकी मेडिसिन को सेलेक्ट करना और वो उसको रेगुलर बेसिस पे देना है। और उसका आपने आउटकम देखना कि यार मैंने जो कैल्शियम कम हो रहा है ये शुरू किया, कैल्शियम बेहतर हुआ, नहीं हुआ, फास्फोरस कम हुआ, नहीं हुआ। तो ये रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपने उसको मेडिसिन को एडजस्ट करना है। डाइट नहीं होता है कि हम उसके अंदर हम हाई प्रोटीन डाइट थोड़ा सा अवॉइड कराते हैं। ठीक है। ठीक है। ये तो नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दी जाए, और ये भी नहीं है कि जो खाना खाओ। सर, हाई प्रोटीन से मकसद हाई प्रोटीन से मुराद ये है कि हमने एक एवरेज कर दिया था जो किडनी पेशेंट है 0.6 टू 0.8 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। उसको होता है कि इतना आप प्रोटीन खा सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो पेशेंट है उसका पोटेशियम बढ़ रहा है तो आपने पोटेशियम स्पेयरिंग, पोटेशियम कंटेनिंग फूड्स उसको कट डाउन करना। उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्रूट्स के अंदर बेइंतहा पोटाशियम होता है। जैसे आम, केला, कीनू, खजूर, नारियल, अनार, ये सारे जिनके अंदर बेइंतहा पोटाशियम होता है। तो अब जाहिर बात है वो अगर पोटाशियम हाई डोज पे उसने ले लिया है तो अल्टीमेटली किडनी तो उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएगी ना, तो वो बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब पोटाशियम एक दफ़ा बढ़ गया, पोटाशियम शायद क्रेटिन से ज़्यादा टॉक्सिक होता है, वो डायरेक्ट हार्ट पे अटैक करता है और एकदम कार्डिक ब्लॉक, हार्ट रेट कम होना शुरू होता है और पेशेंट को इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि वो हॉस्पिटल पहुंच सके। तो वो सारी चीज़ें आपने उसको अवॉइड करवाना है। ये हम उन पेशेंट्स की बात कर रहे हैं जिनका क्रेटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। हम उनकी बात कर रहे हैं। मतलब क्रेटिन आप एक लिमिट में चाहे 2 है, 3 है, 4 है, जितना अब देखें ये जो किडनी डिजीज़ है ये या रीनल फेलियर है, ये आप जितना उसको परहेज़ बता सकते हैं, जितना वो अच्छा परहेज़ करेगा उतना ही बेहतर होगा। लेकिन उसमें हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि या तो ना पेशेंट वेल नरिश होने लग जाए तो उसको अल्टरनेटिव चीज़ भी हम बता सकते हैं कि आप ये नहीं खा रहे तो ये खाएं, ये खाने तो ये खाएं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपने एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन डाइट प्लान बनाते हैं, न्यूट्रिशन वाइज उसको बहुत प्रॉपर वे में समझाना पड़ता है। जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो सही रहते हैं, उनका क्रेटिनिन सालों तक स्टैटिक रहता है, और जो फॉलो नहीं करते तो मुश्किल में आ जाते हैं। अच्छा सर, दूसरा जो है आप मुझे ये बताएं कि जो पेशेंट्स बॉर्डर लाइन पर हैं, बॉर्डर लाइन पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या डायलिसिस पे जाने वाले नहीं सर, डायलिसिस पर जाने वाले नहीं, जिनका HbA1c बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है जी, शुगर की वजह से, या वो हाइपरटेंसिव हो गए हैं, तो सर उनके लिए आप क्या एहतियाती तदाबीर बताएंगे? और उनके लिए देखिए दो बातें हैं। जब आपने खुद कह दिया HbA1c आई है तो जब शुगर आई है तो पहले शुगर तो कंट्रोल करो। सही। सारी फसाद की जड़ शुगर है, शुगर कंट्रोल नहीं होगी बाकी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होगी। तो शुगर आपने हर हाल में कंट्रोल करना। ब्लड प्रेशर, वही मैं कह रहा हूँ कि किडनी डिजीज़
इसका कोई इलाज जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक सिंपल सी है। बात, शुगर कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर प्रेशर कंट्रोल करना करना है, है, सही पेन है। किलर्स अवॉइड करना है, पानी का इस्तेमाल अगर मतलब हर एक में तो नहीं कहते, लेकिन जिनमें वो अच्छा पीना है, और जो न्यूट्रिशन में जो डाइट पे मैंने बताया था वो करना है, और रेगुलर मेडिसिन खाना है। इसलिए नहीं कि अब खाना पीने से ऐसा ही हो जाए, खाने पीने वाली बीमारी है, परहेज़ की बीमारी है। परहेज़ की बीमारी है, सही। सर वो पेशेंट्स जो अभी आपके पास, आप जैसे डायलिसिस के पेशेंट्स को डेली बेसिस पर ही मॉनिटर करते होंगे, तो सर ऐसी कौन सी अलामात हैं जो डायलिसिस पेशेंट मुसलसल तौर पर अवॉइड करते आए हैं, जिनकी वजह से वो डायलिसिस पर पहुंच चुके हैं? तो सर ऐसे पेशेंट्स के बारे में थोड़ी सी हमें मालूमात हो तो इससे जो है लोगों को अवेयरनेस होगी कि किस तरह से डायलिसिस पर जाने से बचा जा सकता है। ठीक है, डायलिसिस पे जाने पहले बात ये कि अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है जिसकी वजह से गुर्दा कमज़ोर हुआ है। ठीक है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है, पेशाब में चर्बी आ रही थी, बायोप्सी हुई नहीं हुई, स्टेरॉइड दिए नहीं है, हर एक की अंडरलाइंग पैथोलॉजी अलग होती है, और उसको कंट्रोल करेंगे तो आपकी रेट ऑफ प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैं नहीं कह रहा कि ऑल ऑफ सडन ख़त्म हो जाएगी, ना कभी शुगर ख़त्म होती है, ना ब्लड प्रेशर ख़त्म होता है, ये कंट्रोल में हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है, अगर कोई कहे कि मुझे 25 साल से ब्लड प्रेशर था, बिल्कुल भी नहीं, मैं ना दवा खाता, तो मैं ये तो बहुत मुश्किल काम है। कोई कहता है मुझे 20 साल से शुगर थी, अब तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही, मीठा भी खाता हूँ, तो ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल चीज़ है। हाँ, अगर जिस वजह से आपकी गुर्दों पे असर पड़ा है उसको आप कंट्रोल करेंगे तो आगे प्रोग्रेशन नहीं होगी। ठीक है, जी। अब दूसरी बात, डायलिसिस का मरीज़, एक दफ़ा डायलिसिस पे मरीज़ आ जाए तो आपके पास क्या ऑप्शन है? ठीक है, किडनी का फंक्शन जब लेस देन 15%, अमूमन 10 to 15% आ जाता है, तो अब उसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाती है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है? दो चीज़ें, या तो डायलिसिस है या ट्रांसप्लांट। है, सही अब है। ट्रांसप्लांट इज़ मच बेटर ऑप्शन देन डायलिसिस, बेहतर है, लेकिन मजबूरी क्या है कि हर एक के पास डोनर नहीं होता। ठीक है, हर एक डोनर मतलब क्रॉस मैच किसी का होता है, किसी का नहीं होता, किसी के घर में कोई ऐसा नहीं होता, या सबको शुगर होती है या हर एक को ब्लड प्रेशर होता है, तो हर एक ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता। तो जो या किसी की एज 60 साल है, 55 साल है, 70 साल है, तो उसका ट्रांसप्लांट उम्र रेकमेंड नहीं किया जाता। तो अब वो लोग जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, उनके पास दूसरे ऑप्शन क्या है? डायलिसिस। अब डायलिसिस जो ये नहीं है कि 1 महीना 2 महीने करा, नहीं, ये तो ज़िंदगी के साथ लाइफ साथ है। लॉन्ग। ठीक अब है। आपको हर दफ़ा अपने डायलिसिस करवाना है, हफ्ते में 2 या हफ्ते में 3 दफ़ा अपने डायलिसिस पे जाना है, वहाँ पे 4 घंटे लेटना है और अपना ये ट्रीटमेंट करवाना है। ये एक ट्रीटमेंट है। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम डायलिसिस के मरीज़ों को उनसे लाताल्लुकी आहिस्ता आहिस्ता उनकी से लाताल्लुकी, जो ख़ानदान वालों की लाताल्लुकी बढ़ने लगती है। वो कहते हैं यार अब कुछ कर तो सकते नहीं है, एक डेड बर्डन है हमारे ऊपर। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, लोग डायलिसिस के मरीज़ों को फैमिली से आहिस्ता आहिस्ता उनका ताल्लुक़ कम होता जाता है। वो एक कमरे में पड़े रहते हैं, कोई उनसे ये नहीं कहते काम कर लो, उठ जाओ काम कर लो, नहीं, उनसे समझते हैं यार अब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसका ज़िंदगी से कोई अब ताल्लुक़ नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। डायलिसिस का मरीज़ एक आम इंसान की तरह 8 से 10 घंटे जिस तरह वो जॉब कर सकता है, वो भी जॉब कर सकता है। उसका मसला सारा ये होता है कि अगर वो कहीं जॉब करता है, उसको हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस कराने पे आना है, तो उसको जॉब कोई देता ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे साथ। ठीक है, उसको कोई जॉब मिलती नहीं है, ऐसे कोई ज़ाहिर बात, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस कराएगा, जो हॉस्पिटल आएगा 4 घंटे डायलिसिस पे लेटेगा, 1 घंटा 2 घंटे आने जाने के, तो पूरा दिन तो उसका निकल गया। बिल्कुल। अब वो बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे होते हैं जो इस बात को समझते हैं और उनको जॉब को देते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि कॉन्सेप्ट ही गलत है कि डायलिसिस का मरीज़ कोई काम नहीं कर सकता। डायलिसिस का मरीज़ सब काम कर सकता है अपनी कैपेसिटी में। ठीक है, तो लोगों से यही है कि अब अक्सर होता है कि ज़ाहिर बात है डेड जो लोग आते हैं, मुस्तकिल एक ही फॉर्मेट बना होता है, सुबह उठे डायलिसिस कराने आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, तो लोग अब तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डायलिसिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, अब वो ख़ुद भी शायद इतना अपना ख्याल नहीं रखता जितना उसको रखना चाहिए। देखा जाता है उनको पानी का मना किया जाता है कि पानी इतना ना पियो, उससे ज़्यादा पानी पी के आते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है भाई पानी की लिमिट पूरे दिन में जो है 3 से 4 गिलास है, वो 8 गिलास पी लेते हैं। लोग मना, घर वाले रोकते हैं तो वॉशरूम में पी लेते हैं जाके। ठीक है, तो लोग, पेशेंट वैसे ही डिप्रेशन में आ जाता है, ऊपर से कुछ घर वालों का रवैया भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, जो ख़वातीन अगर बीमार हो जाती हैं तो फिर मर्द एक मुश्किल में फंस जाता है कि वो कमाने जाए या उनको लेके अस्पतालों में रहे, तो वो तंग आ जाता है। शौहर बीमार हो जाए तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो एक सोशल इम्पैक्ट ऐसा पड़ता है कि वो डायलिसिस का मरीज़ को मैंने कभी खुश देखा नहीं है। अमूमन वो किसी ना किसी परेशानी में उलझा ही रहता है, मुबतला ही रहता है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि भाई उनको ख्याल रखा जाए, उनको मतलब उनको मरीज़ जो ना किया जाए, उनको यही समझा जाए कि वो भी एक
आम इंसान है, आम आम इंसान है, नॉर्मल आम फ़र्द लोग है घर काम का। कर जी, सकते बिल्कुल, हैं, काम उनका कर सकते काम हैं। कर सकते हैं, ज़िंदा रहने का हक उनका भी है। बिल्कुल। ठीक है, तो बेहतर तो यही है कि अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा जो काम कर सकते हैं वो ज़रूर काम करें। सर, हमारे इस पॉडकास्ट का तकरीबन अभी तक कंक्लूजन ये निकला है कि वो ऐसे पेशेंट जो हाई ब्लड प्रेशर हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, तो उनको अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, जिससे इन सब चीज़ों से जो है वो अपने आप को और अपनी किडनीज़ को बचा सकते हैं। लेकिन अगर वो वक्त पर ना किया जाए और डायग्नोस्टिक प्रॉपर ना की जाए तो वो डायलिसिस पर जा सकते हैं। और फिर डायलिसिस का अमल एक बहुत ही तकलीफ़देह अमल है, जो लोगों के लिए आने जाने में जो है बहुत ज़्यादा मसला होता है। फिर उनके अलग तरह के इश्यूज़ होते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर हम अपनी हेल्थ पर बहुत पहले से ध्यान दे दें तो डायलिसिस पर जाने से बचा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि जान है तो जहान है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप अपने कम से कम इतनी आप अपना ख्याल रखें कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। आदमी को आप इस बारे में सोचना चाहिए कि आजकल के हालात वो नहीं रहे हैं कि वो औलाद लिए फिर रही है और आपको इलाज करवाते फिर बेचारे औलाद अगर करना भी चाहे तो आजकल जो माली हालात हैं लोगों के उसमें पॉसिबल नहीं है कि आपको हर जगह लिए जॉब की छुट्टियां नहीं मिलती, बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप अपना ख्याल खुद रखें और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ शुगर कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है और जो आपको डॉक्टर आपका जो हिफाजती तदाबीर बताए उसको पूरा करना है। सर, नॉर्मल जो हमारी आवाम है उनके लिए आपका क्या सजेशन है कि उनको किस तरह से स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, अपना ख्याल किस तरह से रखना चाहिए, साल में डाइट एक वगैरह? दफ़ा, सिर्फ साल जी। में एक दफ़ा अपने पेशाब का टेस्ट और खून का टेस्ट क्रेटिन करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके गुर्दे का फंक्शन किस हद तक है, कोई मुतासिर तो नहीं हो रहा। और जब आप देखें कि सही चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, शुगर कंट्रोल करें और सर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में आपका? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले होते हैं स्ट्रेस ना लें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इतने पॉसिबल आराम नहीं से। है। साफ बात मैं बताऊँ, बिल्कुल। ठीक है, घर से निकलती है आपको स्ट्रेस शुरू हो जाती है, 50 किस्म की स्ट्रेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब जाहिर बात है इन्हीं सब चीज़ों के साथ तो आपने सर्वाइव करना है। ठीक है, तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम किसी बहुत ही आइडल कंडीशन में रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो बस स्ट्रेस के साथ ज़िंदगी को जीना सीखें, यही एक हल है इसका। ठीक है, कोशिश करें स्ट्रेस ना लें, जो कि बहुत ही पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जो आपके लिए आपके बस में हो सकता है अपनी सेहत के लिए वो ज़रूर करें। सर, इसके अलावा स्ट्रेस तो एक कंपलसरी वाला हम सबका है, स्ट्रेस तो इसके अलावा लाइफ में और किस तरह की चेंजेस किए जाएं या कौन सी मॉडिफिकेशन की जाए जिससे एक आम इंसान गुर्दे की बीमारियों से बच सके? उसमें बात वही आ जाती है ना कि जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि आप सुबह या शाम कोई वॉक कर लें, वॉक का इंतज़ाम कर लें। आप जिसको कहते हैं अगले दिन आके नाराज़ होता है, आपने वॉक का कहा था, मोबाइल ही छिन गया, अब ये हो गया, वो एक मनी मसला होता है, तो ये भी कहना मुश्किल है। बल स्ट्रेस दूर करने का बहुत तरीके हैं, वॉक करें सही। अगर आप कर सकते हैं, आपके पास कोई ग्राउंड है, कोई आपके पास वॉकिंग एरिया है, आप जाएँ वॉकिंग करें। ठीक है। हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, बिल्कुल। और मतलब इसके अलावा तो अब मेडिसिन भाल अगर आपको प्रिस्क्राइब हो गई हैं तो उसको प्रॉपरली अपने टाइम पर लें। और एनसेड्स वगैरह जो हैं, जो पेन किलर्स हैं, उनको अवॉइड करें। उनको अवॉइड करें। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सामीन, याद रखिए, गुर्दे बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर वक्त पर ना सुना जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। अपना ख्याल रखिए, वक्त पर टेस्ट करवाइए, आदत दुरुस्त रखें और सेहत को अल्लाह की अमानत समझकर संभालें।